ये जो बैरिकेडिंग नज़र आ रही है, ये जो रेड लाइट नज़र आ रही है, कल रात में इसी जगह पर लाल किला के ठीक सामने घटना हुई थी, ब्लास्ट हुआ था। ये जैन मंदिर आप देख पा रहे होंगे मेरे राइट साइड पे है और ये है वो लाइट जहाँ पर 6:52 पर एक I-20 में दिल्ली का ब्लास्ट हुआ था, जिसके बाद पूरा दिल्ली दहल गया। कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना भी बाकी हैं, जैसे कि लोगों के मन में उत्सुकता है कि क्या ये घटना एक आतंकवादी घटना है, एक यूएपीए को लेकर आतंकी इस पूरे मामले में दर्ज हुई एफआईआर, उसके पीछे क्या कारण है। मेरे साथी विनय सुल्तान हैं, जिन्होंने कल रात को आपको बताया था एनालिसिस में, सबसे पहले उन्होंने बताया था कि ये जो घटना हुई आतंकी घटना अगर है तो ये जल्दबाजी में की गई घटना है। फरीदाबाद में जिस तरीके से क्रैकडाउन किया गया था सरकारी सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा, उसके बाद क्या ये जल्दबाजी में घटना हुई है। कहा जा रहा है कि इसमें किस तरीके का विस्फोटक इस्तेमाल हुआ है, क्या ये अमोनियम नाइट्रेट है, आरडीएक्स है, इसके पीछे क्या कहानी, सब विनय सुल्तान तमाम अपडेट्स लेकर हमारे साथ हैं। विनय, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, जो आपके पास ये थ्योरी थी, जो आपने सबसे पहले मुझे लगता है बताई थी दर्शकों को हमारे, कि ये जो घटना हुई है ये जल्दबाजी में हुई है। जिस तरीके से 350 किलो आरडीएक्स पकड़ा गया, 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया, फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल और उनके साथी पकड़े गए, उनके ही साथी क्या कनेक्शन है इनका, जल्दबाजी में घटना हुई? ये जो इसमें अब हमारे सामने जो अपडेट आ रही है सौरभ, कल जैसा कि हमने कल भी बताया था कि ये जो घटना है, जो आतंकवादी घटना जो अंजाम दी गई है, और इसमें कोई संदेह अब नहीं रह गया है कि आतंकवादी घटना थी कि नहीं थी, है ना। हालांकि आधिकारिक पुष्टि इसकी आती है नहीं आती है, लेकिन तमाम सबूत ऐसे हैं जो अनडिनाइबल है, जिनको डिनाई अब नहीं किया जा सकता यहाँ से, इस पॉइंट से। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये कुल मिला के जो है क्यों खतरनाक स्थिति है, क्योंकि एक पहली चीज़ तो ये खुदकुश हमला है या सुसाइडल बॉम्बिंग है या फ़िदाइन हमला है। इसके ऊपर हम आगे फिर बात करेंगे कि फ़िदाइन बॉम्बिंग जो है ये क्यों एक जो है चिंताजनक ट्रेंड है। और दूसरी जो चीज़ है कि इसमें जो जिस शख्स ने इस हमले को अंजाम दिया है उसका नाम डॉक्टर उमर है, उमर नबी। वो पुलवामा के कोयल गांव का रहने वाला है, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है ना। और उसने इस घटना को अंजाम दिया है। अगर मैं इस घटना की आपको टाइमलाइन एक बार थोड़ी सी समझाना चाहूँ, तो जो हमारे पास में सीसीटीवी फुटेज का जो जो हमारे पास में एविडेंस जो मौजूद है, उसके हिसाब से सुबह 8:13 पे जो है उसकी जो गाड़ी है हरियाणा नंबर HR26 सफ़ेद रंग की I-20 जो कार है, वो क्रॉस करती है बदरपुर बॉर्डर को, और उसके बाद में वो ओखला में एक पेट्रोल पंप पे रुकती है वो गाड़ी। और वहाँ से 15:19 मतलब कि 3:19 पे वो गाड़ी जो है यहाँ पे सुनहरी मस्जिद जो पार्किंग है वहाँ पे आके रुकती है। वहाँ पे उमर जो है तकरीबन 3 घंटे किसी का इंतज़ार करता है, लेकिन कोई वहाँ पे आता नहीं। वो गाड़ी छोड़ता नहीं, उसी गाड़ी में बैठे रहता है लगातार। और फिर लगभग 6:22 पे वो गाड़ी वहाँ से अकेले ही निकालता है, और निकाल के ये जो पीछे ये लाल बत्ती है जो लाल किले के बिल्कुल सामने है, और इधर अगर आप बाईं तरफ चले जाएंगे तो चांदनी चौक का इलाका शुरू हो जाता है, जहाँ पे गाड़ी आपको घुसने की अब पहले गाड़ियाँ जाती थी, लेकिन अब गाड़ी की एंट्री वहाँ पे बंद हो गई है। तो आप वहाँ पे पैदल या जो है दोपहिया वाहन से जा सकते हैं। तो उस लाल बत्ती पे ठीक उसके सामने जो है ये गाड़ी जो है वो फट जाती है। और अच्छा, ये जो इसमें गाड़ी फटने की आप बात बोल रहे हैं, एक बड़ा सवाल ये भी चल रहा है लोगों के मन में, क्या ये सुसाइड बॉम्बिंग थी? क्या डॉक्टर उमर जो बताया जा रहा है इस पूरे घटना का आरोपी, वो गाड़ी में मौजूद था? जी, अभी तक की जो सीसीटीवी फुटेज आई हैं उसके हिसाब से यही, पहले जो है हमको कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने ये भी बताया था, जो हमने रिपोर्ट किया था न्यूज़ पिंच पे, कि और जिसको हमने ये बार बार कहा था कि हम इसको क्रॉस वेरीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि जिन लोगों ने बताया वो प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास में कोई इस चीज़ की कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है। हालांकि वो बात बाद में सही नहीं, उन लोगों ने ये कहा था कि वो गाड़ी जो है उसमें कोई नहीं था, हम लोग पीछे से गाड़ियाँ हॉर्न बजा रही थी, उसके बाद में जो है वो फट गई है। लेकिन अभी जो चीज़ें सामने आ रही हैं, क्योंकि कल रात को 4 बजे कश्मीर पुलिस ने कोयल से उमर के घर वालों को, उनके 2 भाइयों को और भाई और उनकी माता जी। माताजी को जो है इंट्रोगेशन के लिए बुलाया है। और उसका एक वजह ये भी बताई जा रही है कि जो उस I-20 कार में जो भी वो मांस मिला है, जो भी खून के डीएनए टेस्टिंग उनके होगी। डीएनए टेस्टिंग होगी, जिससे ये साबित किया जा सके कि वो सुसाइड बॉम्बिंग थी या नहीं थी। अच्छा, तो ये अब हमारे अगला पास। सवाल ये हो गया जो लोगों के मन में है कि विस्फोटक कौन सा इस्तेमाल हुआ? क्योंकि जिस तरीके से खबर आ रही है कि जो घायल पहुंचे हैं या जो उनकी डेथ हुई है इस घटना में, इस आतंकी घटना में, अस्पताल में उनकी बॉडीज पे जो पाया गया तो वो ब्लैक एंड नहीं थी, ऐसा कहा गया कि अगर और छर्रे उसमें कुछ नहीं मिले हैं, तो विस्फोटक किस तरह का इस्तेमाल हुआ, इसको लेकर क्या जानकारी है? जी, इसमें अमोनियम नाइट्रेट जो है वो इस्तेमाल हुआ है। अमोनियम नाइट्रेट, जिसको हम सामान्य तौर पे सोरा कह देते हैं, वो दरअसल जैसे मतलब उसका सबसे साधारण रूप आपको ये समझाऊं कि जो हम दिवाली में वो एक ऐसे मारने वाली जो गन इस्तेमाल करते हैं, जो पटाखा इस्तेमाल करते हैं, जो ज़मीन पर
मार्ग इस तरीके से चलाया जाता है। उसमें जो सौरा होता है वो अमोनियम नाइट्रेट उसको आप कह सकते हैं। तो अमोनियम नाइट्रेट का एक लिक्विड वर्जन आता है, उसको इस्तेमाल किया गया है। हालांकि इसके ऊपर अभी एफएसएल की रिपोर्ट जो है, डिटेल रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो बातें हमारे पास में आ रही हैं उसके हिसाब से अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल विस्फोटक के तौर पे किया गया है। अमोनियम नाइट्रेट के साथ में मतलब और तमाम चीज़ें, जैसे आप ये समझिए कि उसमें ये पेट्रोलियम फ्यूल वगैरह ये सारी चीज़ें मिक्स करके जिस तरीके का भी मिश्रण उन लोगों ने बनाया होगा, उसके ऊपर बहुत तफसील अभी नहीं है क्योंकि एफएसएल की अभी रिपोर्ट नहीं आई है। लेकिन मुख्य रूप से अमोनियम नाइट्रेट का ही इस्तेमाल जो है इस विस्फोट के लिए किया गया है, ऐसा हमारी जानकारी में अभी तक आया है। बिल्कुल, मतलब ये जो सुरक्षा एजेंसियों ने लगभग 350 किलो आरडीएक्स पकड़ लिया था, उसका इस्तेमाल नहीं हो पाया है। जो 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट भी पकड़ा गया है, उसका कुछ हिस्सा ये डॉक्टर उमर जो है इसके पास मौजूद था, जिसका इस्तेमाल इसने कल किया। हाँ, ये वही जो फरीदाबाद में पकड़ा गया है, बार-बार जो हम कह रहे थे कि ये पैनिक में किया गया अटैक है, वो इस वजह से है क्योंकि जो डॉक्टर उमर है वो भी अल फलाह जो हॉस्पिटल है फरीदाबाद का, वहाँ काम कर रहा था, जहाँ पे डॉक्टर मुज़म्मिल काम कर रहा था। और मुज़म्मिल की गिरफ्तारी के बाद में ये कहा जा रहा था कि ये उमर जो है वो पैनिक में आ गया और उस स्थिति में उसने फिर जो है ये पैनिक में आके ये अटैक किया है और जो भी उसके पास में साधन उपलब्ध थे उसके ज़रिए ये अटैक किया गया है। मतलब ये कि आप कह रहे हैं कि ये एस्टेब्लिश हो चुका है, डॉक्टर उमर और फरीदाबाद में जो क्रैकडाउन हुआ सुरक्षा एजेंसियों का, उसका कनेक्शन है। जी, जी, उसका कनेक्शन है। उसी के पैनिक में जो है ये अटैक जो हमको अभी तक समझ में आ रहा है, जो थ्योरी जो एनालिसिस हम लोगों ने कल दी थी कि ये जो अटैक जिस किस्म से ये अटैक हुआ है, ये पैनिक तरीके से अटैक हुआ है, बहुत जल्दबाजी में की गई आतंकवादी घटना है, कोई वेल प्लान्ड घटना ये जो है नहीं थी। क्योंकि आप इसकी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे जिस इलाके में ये बम ब्लास्ट हुआ है, सामान्यतः ये भीड़-भाड़ वाला इलाका रहता है, लेकिन सोमवार को चांदनी चौक का बाज़ार बंद रहता है। तो उस दिन जो है उम्मीद से बहुत कम भीड़ यहाँ पे देखी जाती है। मतलब अगर यही इतवार के दिन अगर ये धमाका होता तो उस तबाही जो है वो और कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती, अच्छा, एक है ना? सवाल ये भी मन में आ रहा है कि ये जो यूएपीए के तहत दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, इसको कैसे देखा जाना चाहिए? नहीं, अब इसमें अगर दिल्ली पुलिस यूएपीए की तरह मुकदमा दर्ज कर रही है तो इसका सीधा-सीधा मतलब ये है कि ये आतंकी वारदात की तरह जो है पुलिस और जांच एजेंसियाँ इसको जो है इन्वेस्टिगेट कर रही हैं और करना शुरू कर चुकी हैं। अब लगभग जो है इसमें हमारे पास में जो अभी सबूत है उसके बाद में ये कोई इस चीज़ में कोई अनडिनाएबल एविडेंस हमारे पास में है, जिससे ये अब नहीं इस चीज़ की कोई गुंजाइश रह गई कि आतंकवादी घटना नहीं है। ये आतंकवादी घटना ही है। पहले और दूसरी जो बड़ी ट्रेंड जो मैं आपको बता रहा था कि खुदकुश हमलावर या जो फ़िदाइन जो अटैक होना जो शुरू हुए हैं, दरअसल फ़िदाइन अटैक या इस तरीके की सुसाइडल बॉम्बिंग जो है उसकी शुरुआत अगर दुनिया में किसी ने की थी तो वो एलटीटी ही थी। मतलब लिट्टे ने सबसे पहले इसकी शुरुआत की और ये उसके चक्कर में हमें एक अपने भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को खोना पड़ा उसी तरीके किस्म की सुसाइड बॉम्बिंग के जरिए, जहाँ पे वो कोयम्बटूर में जो घटना हुई थी वो हम सबको याद है। उसके बाद में इन सारी घटनाओं को जो है सबसे पहले पकड़ा था वहाँ पे ये हक्कानी नेटवर्क ने और अफ़गानिस्तान में इसका खूब इस्तेमाल हुआ। उसके बाद में अलकायदा और जो ये संगठन है, तमाम आतंकवादी संगठन, उन लोगों ने इसको पूरा वहाँ पे आप ये समझिए अफ़गानिस्तान में कई ऐसे टेररिस्ट कैंप थे जहाँ पे सिर्फ फ़िदाइन तैयार किए जाते थे। और भारत में 2001 के बाद में जैश ए मोहम्मद जब कश्मीर के थिएटर में एक्टिव हुई बहुत ज़्यादा, तो उसने बहुत एक सीरीज ऑफ जो है फ़िदाइन अटैक जो है करने शुरू किए। और उसके ये फ़िदाइन अटैक का ये मतलब होता है कि आदमी जो है वो इस रणनीति के साथ में आता है कि उसको मरना ही है और मरने के लिए ही वो आ गया है। वो चाहे वो बम धमाके से मर जाए वो या इस ऐसी स्थिति में चला जाए जहाँ पे वो गन फाइट के दौरान जो है उसके पास में लौटने का कोई जरिया ना रहे, तो उसको हम फ़िदाइन अटैक की कैटेगरी में मानते हैं। तो जैश ए मोहम्मद ने खूब इसका इस्तेमाल किया और कमाल की बात यह है कि ये जो पूरा मॉड्यूल जो फरीदाबाद का था उसका भी जो है कहीं ना कहीं नाता जो है वो जैश ए मोहम्मद के साथ में था। और जैश ए मोहम्मद के अलावा एक और नया संगठन यहाँ पे कॉइन हुआ था जिसका नाम था गज़वतुल हिंद। वो संगठन जो है उसके साथ में भी इनका नाता था। और ये पूरा का पूरा आप ये इसको एक शिफ्ट इस तरीके से समझिए कि अब तक जो आतंकवादी वारदातें हुई, चाहे मतलब मुंबई का केस भी हुआ, वो भी एक तरीके का फ़िदाइन अटैक ही था। तो मुंबई हमले में भी जिन लोगों को चारा बनाया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं कैनन फॉडर, जिन लोगों को बनाया गया, जो लोग फ्रंट लाइन पर लड़ने के लिए आए या मरने के लिए आए, वो लोग सामान्य तौर पे बहुत पिछड़े या गरीब किस्म के बैकग्राउंड से थे। लेकिन इस बार जो है हम लगातार देख रहे हैं कि जो लोग इस पूरे के पूरे मामले में शामिल रहे हैं वो सारे वाइट कॉलर लोग रहे हैं, अच्छे पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, है ना।
तो ये बात मुझे लगता है हमें कह देनी चाहिए कि अक्सर कहा जाता है कि पढ़ाई लिखाई करके लोग ज़हीन होते हैं, लोग इंसान बनते हैं, मगर ये ज़रूरी नहीं है। पढ़ लिख कर भी लोग इस तरीके से हैवान हो सकते हैं और इस तरह की हैवानियत वाली हरकतें कर सकते हैं। ये एस्टेब्लिश हुआ क्योंकि जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं इस बीच, तो हिरासत में उसके लिए गए अलावा लोग भी सब डॉक्टर्स हैं। हाँ, इसकी मैं तो अभी हम जो अगला वीडियो करेंगे उसमें सारी तफसीलात जो है मैं आपको दूंगा कि किस तरीके से, लेकिन इसमें मुख्य रूप से मेडिकल प्रोफेशनल और ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जो हैं, जो लड़के हैं, वो बहुत ज़्यादा रेडिकलाइज हो गए इस तरीके की डॉक्टर घटना। उमर की क्या कहानी है? मैं ये जानना चाहूँगा क्योंकि मैंने देख रहा था सोशल मीडिया पे थोड़ा रिसर्च कर रहा था जब कि 2017 में श्रीनगर का जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, उससे उसने एमबीबीएस पास किया है। उसके बाद अब यहाँ फरीदाबाद में यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर वो पढ़ा रहा था। क्या उसके बारे में सौरभ जानकारी है? सौरभ उमर के बारे में बहुत दिलचस्प जानकारी, बहुत अच्छी परिवार से आता है। कोयल करके गांव है पुलवामा के पास में, वहाँ के बहुत एक संपन्न परिवार का रहने वाला है। उसके घर में तमाम लोग जो हैं वो अच्छी जगह पे, उसके पिताजी भी और उसके भाई वगैरह भी अच्छी जगहों पे नौकरी करते हैं। पढ़ा लिखा परिवार माना जाता है, इज़्ज़तदार परिवार माना जाता है। उमर के साथ में ये है कि 2017 के बाद से ही ये लगातार जो है सिक्योरिटी एजेंसीज़ के रडार पे रहा है। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। ये बहुत मतलब आप ये समझिए कि हम ही इस एनालिसिस को यहाँ पे आपके सामने रख रहे हैं कि वो लगातार जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के रडार पे रहा। उसकी वजहें कुछ यही थी क्योंकि वो रेडिकल था खुद। उसके अलावा उस समय जो है उसके ऊपर कई बार ये आरोप लगा, उस संदेह में भी रहा कि वो लश्कर के कुछ आतंकवादियों का जिनको गोली लगी है या किस तरीके से वो बीमार है उनका इलाज भी करता रहा। उन्हीं सब से प्रोसिक्यूशन से वो परेशान होकर जो है वो फरीदाबाद आ गया था, लेकिन उसकी गतिविधियाँ रुकी नहीं। और वो वहाँ पे इसलिए भी रडार पे रहा क्योंकि वो वहाँ पे जो OJW नेटवर्क है उसको पैसा देता था, उसको और तमाम तरीके से सपोर्ट करता था। उसके घर वालों का ये कहना था कि वो बहुत पढ़ाकू था और लगातार किताबें पढ़ता रहता था और डिप्रेशन में भी था। कुछ जो जो वहाँ पे पुलिस के स्थानीय जो सोर्सेज हैं वो ये भी बता रहे हैं कि वो गाज़ा में जो इजरायली हमला हुआ है उसके बाद से बहुत ज़्यादा जो है डिप्रेस था और रेडिकलाइजेशन की वजह से वो डिप्रेशन में भी था। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जिस तरीके का अटैक जो है, क्योंकि आप ये समझिए कि हम लोग मतलब ये आतंकवादी था और तमाम सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप ये समझिए खुद जो आदमी जाके फट जा रहा है बम बांध के, तो उसकी मानसिक स्थिति क्या रही होगी। तो इसको भी हमको ये सोचना है कि वो किस किस स्तर पे जो है जाके वो रेडिकलाइज हो चुका था कि उसको अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं थी। उसको ये भी कभी दिमाग में नहीं आया कि मेरे इस कृत्य से कितने बेगुनाह लोग मारे जाएंगे। तो इस तरीके का ब्रेन वॉश, जिसको मतलब उर्दू में एक बहुत अच्छा शब्द है कि जहन साजी जो है इस तरीके की कर दी जाती है इंसान की, वो जो है सोचना समझना और रैशनल तरीके से समझना ही छोड़ देता है। तो ये जहन साजी जो है उसकी लगातार हुई है। वो इस तरीके के साहित्य पढ़ते 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 जो है वो एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गया है जहाँ पे वो इस किस्म का आतंकवादी वारदात को उसने अंजाम दे दिया। बिल्कुल। तो रात भर में जो अपडेट्स थे वो न्यूज़ पेज पे हमने आपको बताने का प्रयास किया। ये आप देखेंगे तो पूरा बैरिकेटिंग कर दिया गया है। जो घटनास्थल है वहाँ पर आप देखेंगे तो एक वाइट बाउंड्री बना दी गई जिसके अंदर मुझे लगता है तमाम तरह की जो जाँचें हैं चल रही हैं। कल रात से हम देख रहे हैं कि सुरक्षा एजेंसियाँ एक्टिव हैं, तमाम बड़े अधिकारी आए, गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ आए। अब गृह मंत्री अमित शाह की NIA, IB तमाम जो बड़े अफसर हैं उनके साथ बैठक भी चल रही है। मगर इसके साथ ही मैं आप लोगों से एक ये बात भी कहना चाहूँगा कि तमाम लोग इस घटना के पीछे जो है वो चाहते हैं कि इस देश में जो सामाजिक ताना-बाना है वो तोड़ा जाए, उसमें खलल डाली जाए। तो आप सबसे ये अपील भी है कि हम सबको एकजुट रहना है और ये इस सौरभ घटना के पहली दौरान। बार नहीं हुआ है। पहलगाम हमले के बाद भी ये लगातार जो आतंकवादी वहाँ पे थे, आप उसको भी सोचिए कि उन्होंने धर्म पूछ के मारा लोगों को ये भी बोला कि मतलब तुम अपनी जो है पहचान बताओ। तो पहचान पूछ के मारा गया, उसको इसलिए किया गया क्योंकि जो मतलब ये किसी आतंकवादी खुद ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पिछले कई सालों से मिलिटेंसी और मतलब टेररिज्म जो है ये सब कवर करते रहा हूँ। तो मेरे को वो मोडस ऑपरेंडी पता है कि जो ग्राउंड पे जो फ्रंट लाइन पे जो आदमी वो अपने मन से जो है इस तरीके की हरकत नहीं करता है। उनको ऐसा इंस्ट्रक्शन पीछे से मिला है, तभी इस तरीके की हरकत उन लोगों ने की है। और वो इसीलिए की है ताकि जो है जो भारत के बाकी जो कौमी एकता है उसमें उसको तोड़ा जाए, दो समुदायों के बीच में वैमनस्य की स्थिति खड़ी की जाए और एक इस तरीके का माहौल खड़ा कर दिया जाए, एक इस तरीके का केओस खड़ा कर दिया जाए जिसमें भारत को जिससे उबर पाना मुश्किल हो जाए। हालांकि हम लोगों ने उस समय भी समझदारी दिखाई थी और हम उस चाल का में जो है फंसे नहीं। और उस समय भारत जो है, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी समुदाय का आदमी हो, वो भारत पूरी तरीके से एकजुट होकर खड़ा हुआ। और ये भी उसी किस्म का एक मौका है जब हम लोगों को एकजुट होकर खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई बिना एकजुटता के जीती नहीं जा सकेगी। बिल्कुल। तो ये आप समझ लीजिए कि कहीं न कहीं कुछ लोग बैठे हैं जो चाहते हैं कि ये जो सामाजिक ताना-बाना है, जो सांप्रदायिक सौहार्द की इस देश में बात होती है, जो एकजुट रहने की बात है, वो चाहते हैं कि ये ना हो।
इसलिए इस तरह की घटनाएं की जा रही हैं। जैसा कि इन्होंने जिक्र भी किया कि जिस तरीके से पिछला जो अनंतनाग में हमला हुआ था वहाँ पर भी इस तरह का ही प्रयास किया गया था और फिर यही प्रयास किया जाएगा। तो हमें इन चालों में नहीं फंसना, हमें एकजुट रहना है। बाकी जो घटना में घायल लोग हैं, जो मृत हैं, उनके प्रति हमारी संवेदनाएं, उन परिवारों को भगवान शक्ति दे। बाकी हम तक जो अपडेट आ लगातार हम पहुंचाते रहेंगे आप तक। कुछ अभी एक और वीडियो हम बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे इसके पीछे पूरा जो सुरक्षा एजेंसियां हैं कैसे एक्टिव थीं, कैसे उनको लगातार इंटेल आ रहे थे, इसका कश्मीर कनेक्शन क्या है, फरीदाबाद का कनेक्शन क्या है, वो आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ पेज। मैं सौरभ हूँ, मेरे साथ विनय सुल्तान और कैमरे के पीछे मोहित हैं। शुक्रिया।